नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इस कक्षा में हम पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हम पर्यावरण का अर्थ व परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में मानव व पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये जाना कि मानव व पर्यावरण अंतर संबंधों को व्यक्त करने के लिए मुख्यतः तीन सबसे ज्यादा प्रचलित विचारधाराएं हैं। पहली नियतिवाद या निश्चयवाद, दूसरी संभववाद और तीसरी नवनिश्चयवाद। नियतिवाद व संभववाद के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण संबंधों पर निश्चयवाद व संभववाद दोनों ही अतिवादी विचारधाराएं होने के कारण कालांतर में उनके स्थान पर एक नई मध्यम मार्गी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के दुश्मन की तरह प्रतीत होती थी। जहां नियतिवाद यह साबित करने पर उतारू था कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, मानव उसके सामने केवल और केवल कठपुतली है, जबकि दूसरी विचारधारा जो उसके विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई वो ये साबित करने के लिए उतारू थी कि नहीं, मानव ने तो प्रकृति पर विजय पा ली है। पर हम अच्छे से जानते हैं कि वास्तविकता ना तो नियतिवाद परिलक्षित करता है, ना ही संभववाद। वास्तविकता कहीं ना कहीं इन दोनों के मध्य है और ये नई विचारधारा वास्तविकता के कहीं ज्यादा नजदीक प्रतीत होती है। इसमें ना तो प्रकृति को निरंकुश माना गया है, ना ही मानव को सर्वत्र सक्षम होने की बात कही गई है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार आचरण करना होता है, किंतु वह वातावरण के तत्वों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात मानव एक सीमा तक ही पर्यावरण को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। ये बात ये विचारधारा कहती है। ये विचारधारा मानव प्रकृति में संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य पर आधारित है। इसे नवनिश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको व जाओ निश्चयवाद, संभावनावाद, क्रियात्मक संभववाद आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नवनिश्चयवादियों ने निश्चयवाद व संभववाद के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। इसमें टेलर, फ्लूयर, स्पेट, मार्टिन, वुलरिज, ईस्ट, रॉक्सबी, हर्बर्टसन, टैथम, बैरोज आदि विद्वान प्रमुख हैं। मानव पर्यावरण संबंधों पर जी टैथम ने कहा कि प्रकृति पर ना तो विजय की भावना होनी चाहिए और ना ही उसके सामने समर्पण की, वरन प्रकृति के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। अमेरिकी भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर को नवनिश्चयवाद का प्रणेता माना जाता है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें कि आपका परीक्षा का जो अखंड होता है उसमें मैंने भी आपको पहले भी बताया है, 20 शब्द के अधिकतम 20 शब्द के अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पे एक शब्द के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि नवनिश्चयवाद का जनक कौन है, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए कि ग्रिफिथ टेलर हैं, जिन्होंने नवनिश्चयवाद शब्द को सर्वप्रथम उच्चारित किया और इन्हें फादर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। उन्होंने 1920 में प्रकाशित ऑस्ट्रेलिया तथा 1951 में प्रकाशित 20वीं सदी में भूगोल अपने ग्रंथों में अपने चिंतन को सावधानी पूर्वक सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके मतानुसार यद्यपि प्रकृति मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखती, फिर भी प्रभाव अवश्य हैं और मानव प्रकृति की सीमा में रहकर अपने तकनीकी कौशल द्वारा आर्थिक व सांस्कृतिक विकास कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी प्रगति हेतु प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। उन्होंने मानव के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है, किंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर हटकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वह किसी बड़े शहर के यातायात नियंत्रक के समान है, जो गति को परिवर्तित कर सकता है
किंतु प्रगति की दिशा को नहीं। और ये वाक्यांश रुको जाओ निश्चयवाद लेखक के भौगोलिक दर्शन व अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। इसीलिए टेलर ने इसे रुको व जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा। कई बार यह सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है, रुको व जाओ निश्चयवाद किसका नाम है? तो आप उसका जवाब देंगे नवनिश्चयवाद का। टेलर ने चरम संभववादियों पर प्रहार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि मानव कठोर श्रम व विशाल पूंजी खर्च करके दक्षिणी ध्रुव पर उष्णकटिबंधीय पौधे लगा भी दे तो क्या वह व्यवहारिक होंगे? मान लीजिए कि उष्णकटिबंध के रबड़ का पौधा है, चावल के पौधे हैं, इनको ले जाकर अगर अंटार्कटिका में लगा दिए जाए तो क्या वो उग जाएंगे? नहीं, नहीं उग सकते, क्योंकि वहां पर्यावरण ने ऐसी दशाएं उत्पन्न नहीं की है। हम पर्यावरण के इतना खिलाफ नहीं जा सकते। भूपृष्ठ पर अत्यंत प्राकृतिक प्रतिकूलता वाले प्रदेश आज भी लगभग निर्जन पड़े हुए हैं। अतः मानव के विकास की सीमाएं होती हैं। विकसित मानव अपने अथक प्रयासों व उन्नत तकनीक से इन सीमाओं में कुछ परिवर्तन अवश्य कर सकता है। ब्रिटिश भूगोलवेता हर्बर्टसन, फ्लूयर, मार्टिन, बुलरिज तथा ईस्ट ने भी नवनिश्चयवाद का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलियाई विद्वान स्पेट ने निकट संभववाद के रूप में नवनिश्चयवाद का समर्थन किया। आप ध्यान रखें, कई बार ये सवाल आता है कि किस विद्वान ने नवनिश्चयवाद को निकट संभववाद कहा। आप ध्यान रखें, स्पेट ने। उन्होंने संभववाद के स्थान पर संभावनावाद शब्द के प्रयोग को अधिक उपयुक्त माना। कई बार यह पूछा जाता है प्रोबेबिलिज्म या संभावनावाद के जनक कौन है? इसके जनक भी स्पेट हैं। उनके विचार से वातावरण मानव के समक्ष अनेक संभावनाएं रखता है, किंतु उनमें कुछ निकट व सरल उपलब्ध होती हैं। ऐसे विकल्पों व संभावनाओं को ही स्पेट ने निकट संभावनाएं कहा। अन्य विकल्प महंगे व श्रम साध्य होते हैं, जिसे मानव आसानी से स्वीकार नहीं करता। हेगेट के शब्दों में संभावनावाद, निश्चयवाद व संभववाद के मध्य की समन्वय की स्थिति है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत मानव व पर्यावरण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न होकर एक दूसरे के सहयोगी हैं, और मानव की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह अपनी बुद्धि व कौशल के बल पर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करे और अपना विकास करे, पर पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, अन्यथा उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा और उम्मीद है कि आप मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत तीनों विचारधाराओं के बारे में समझ चुके होंगे। अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।